नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। दोस्तों रोज़ सुबह 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह की क्लासेस के लिए। हमारे द्वारा रोज़ सुबह 8 बजे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आपको आगामी पीसीएस पेपर के सीएसएटी एग्जाम में मदद करेगी। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए भी ये सीरीज़ फ़ायदेमंद है। तो आज हम दोस्तों औसत के बारे में जानेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों औसत क्या होता है? औसत का मतलब सीधा है दोस्तों कि दिए गए परिमाणों का योग बट्टे परिमाणों की संख्या। तो औसत का फॉर्मूला ए से अगर मैं औसत को दिखाऊं तो दिए गए परिमाणों का योग बट्टे परिमाणों की संख्या। ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इसका औसत निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो दिए गए परिमाण है इनका योग बट्टे परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 15/5 आ जाएगा, यानी कि 5 3 15। तो 3 इसका दोस्तों औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप औरों के भी औसत निकाल सकते हैं, 11, 12, 13। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, यानी कि 11 धन 12 धन 13 बट्टे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो 12 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको एक रूल बताऊं तो यहाँ पर ये संख्याएं क्रमागत हैं, यानी कि क्रम से हैं। तो जो आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका एवरेज उनका मिडिल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर। यहाँ पर इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप शॉर्टली इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे हो 10 और फिर 15 हो, ठीक है, और फिर 16 हो, ठीक है, ऐसे 17 हो, तो इस तरह से आपका जो एवरेज है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रम से इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे कि 10 है, 15 है और इसके बाद 20 है, तो अब आप इसका एवरेज क्या निकाल सकते हैं, 15 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो क्रमागत संख्याएं, इसके अलावा अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, ठीक, तो भी आप आसानी से जो मिडिल नंबर है वो औसत के रूप में निकाल सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, 10 + 15 + 20 बट्टे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 और 30 होता है 40, 40 और 20 और 30, सॉरी 20 धन ये हो गया 30 और ये हो गया 45, 45/3 यानी कि कितना हो जाता है, 15 इसका औसत निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि औसत से संबंधित हैं और इनके ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों औसत चाल के बारे में। ठीक है, औसत चाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, औसत चाल, ज्यादातर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। औसत चाल कैसे निकाली जाती है? मान लेते हैं दोस्तों, एक आदमी ए पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, और उसको बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, फिक्स है। और मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक वो x किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से जाता है और वापस आता है y किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, यानी कि एक दूरी निश्चित है। तो एक निश्चित दूरी को व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में x किलोमीटर प्रति आर समय लेता है, जबकि वापस आने में y किलोमीटर प्रति आर समय लेता है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है 2 गुणा x गुणा y बटे x धन y। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, मान लेते हैं ए से लेकर बी तक उसकी स्पीड रहती है, यानी कि जो जिस स्पीड से वो दूरी को तय करता है 63 किलोमीटर पर आवर, और जो वापस आते वक्त यानी कि बी से जब वो ए में वापस आता है तो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, यहाँ से एवरेज स्पीड, यानी कि उस व्यक्ति की औसत चाल क्या रही होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे 2xy/x+y। तो 2 गुणा 63 गुणा 42 बटे 63 + 42। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणा 63 गुणा 42 बट्टे 3 होता है, 3 और 2 होता है 5, और 6 और 4 हो जाता है 10। ठीक है, अब आप इसको देखिए,
5 और 1 है 6, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 तियां 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब 7 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 7 पंजे होता है 35, 7 छिक्के होता है 42। ठीक है, अब 21 दूनी होता है 42, और 42 गुणा 6 बटे हो जाएगा 5, तो 6 दूनी 12, 6 चुको 24 और 1 25 बटे 5, तो 5 पंजे हो जाता है 25, 0 बढ़ जाएगा, 5 चक्को 20 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आई। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक जिस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन आज हम इसी में ही डिस्कस कर लेंगे औसत, क्योंकि औसत में समांतर श्रेणी का प्रयोग होता है। तो समांतर श्रेणी क्या है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या होती है समांतर श्रेणी? ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में a प्लस 3d, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, जहां a पहला पद होता है, ठीक है, और इसमें d जो है दोस्तों ये क्या है? सार्वंतर है, जिसको कि कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि a में आपने d को ऐड करते हुए चले जाना है, तो जैसे हर प्रत्येक पद का जो डिफरेंस है वो सेम है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये दोस्तों एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप 2 में 2 ऐड करते हुए चले जाएंगे, 2 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2, या आप इसको 2 प्लस 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसको 2 प्लस 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इस तरह की श्रेणी होती है, इस तरह की फॉर्म में होती है श्रेणी, उसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह की फॉर्म में जो श्रेणी होती है उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है d, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है d, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी d है, तो ये एक तरह का कॉमन डिफरेंस है, तो इसको सार्व अंतर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें, ये दोस्तों इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, ये इसका चौथा पद है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने चौथा पद निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? a प्लस 3d के बराबर होगा। ऐसे ही दोस्तों अगर अपने पांचवा पद निकालना होगा तो a प्लस 4d के बराबर होगा। छठा पद होगा a प्लस 5d। ठीक है, सेवंथ पद क्या होगा? a प्लस 6d। तो आप देख सकते हैं कि यहां से हम nth पद अगर हम निकालना चाहें तो वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, आप यहां से एक पैटर्न को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कि भाई जो पहला पद है वो a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरे में यहाँ पर 2 आ जाता है, a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई इसका 10वां पद निकालो, तो 10वां पद क्या होगा? a प्लस 9d के बराबर होगा। ऐसे दोस्तों अगर आपसे कोई बोलेगा 18वां पद निकालो, तो वो a प्लस 17d के बराबर होगा। तो अगर आपसे nth पद निकाले, यानी कि एक जनरल फॉर्मूला में बनाना चाहूं, तो वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दोस्तों n पदों का योग, ये आप याद कर लेंगे, क्योंकि यहां पर मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। तो n पदों का अगर आपने योग निकालना है, तो दोस्तों आप इसके लिए Sn से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होता है दोस्तों n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ये आप दोस्तों याद करेंगे, दो फॉर्मूलाज को तो आपने बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n बाई 2। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये देखिए, ठीक, और n बाई 2 प्लस a प्लस, अब दोस्तों ये जो टर्म है ये एक्चुअली ये वाला पद है ना, ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहां से ये tn के बराबर है, या फिर आप इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर nth टर्म को मैं लास्ट टर्म मानूं तो जो tn होगा वो लास्ट टर्म होगा, है ना, तो यहां से हम इसको लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म गुणा n बट्टे 2, तो ऐसे करके हम n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजें हमें थोड़ा सा
और पढ़नी पड़ेंगी। देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप बिल्कुल याद करेंगे, देखिए, और ये सभी समांतर श्रेणी का जो सम है इन्हीं से निकल कर आए हैं, लेकिन अभी मैं आपको इनके प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप इनको सिंपली याद करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहला आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि जो दोस्तों आपके पहले n नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर जो n है, इनका आपको योग निकालना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर n तक। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों, ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका आप सम निकालेंगे तो दोस्तों ये होता है n गुणा n + 1/2 के बराबर होता है। आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, Sn बराबर होता है n/2। ठीक है, ये होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर से देख सकते हैं n/2, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो 1 है और जो इसका लास्ट टर्म है वो क्या है, n है। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अब आपको और भी फॉर्मूलाज इसमें याद करने पड़ेंगे। पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि ऑड नंबर का। ठीक है, ऑड नंबर का सम। ठीक, का सम मतलब सम, SUM। ठीक है, पहली n, तो पहले n ऑड नंबर क्या क्या होते हैं दोस्तों, 1 3 5। ठीक है, ऐसे ही 7, इसका दोस्तों आपने सम निकालना है। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 2n - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे 1 + 3 + 5 + 7 से लेकर 2n - 1 तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये होती है n² के बराबर। ठीक है, आप इसको बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, जिसका सम होता है वो क्या होता है, n/2 पहला टर्म और लास्ट टर्म, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और n/2 गुणा ये हो जाएगा 2n। तो 2 से 2 कट गया तो ये n² के बराबर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको अगला अगला रूल याद करना पड़ेगा, जो होता है पहली n सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम, ठीक है, सम का मतलब क्या है, इवन नंबर। यहां पर बात चल रही है इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, है ना, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा 2n के बराबर। ठीक है, तो देखिए आप इसका सम करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर कहां तक आ जाएगा, 2n तक आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, आप इसको याद कर सकते हैं, n × n+1 के बराबर होती है। इसको भी आप निकाल सकते हैं, Sn बराबर होता है n/2। ठीक है, और आपको पता है पहला टर्म और लास्ट टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म। ठीक, यहां से आप क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, यानी कि वितरण का नियम लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा n+1, और बट्टे हो जाता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी n × n+1। ठीक है, ऐसे करके आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपने बिल्कुल अच्छे से याद करना है। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग मतलब कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालना है दोस्तों, यानी कि इनका स्क्वायर का सम निकालना है। तो 1² + 2² + 3² से लेकर n², इसका दोस्तों आपको योग निकालना है। अब इसका मैं आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है। n × n+1 2n+1/6, आप इसको याद करेंगे बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो प्रथम n संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n × n+1 2n+1/6। ठीक है, और इसके बाद जो अगला रूल है दोस्तों वो आपको याद करना पड़ेगा, घन का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, यानी कि 1³ 2³ 3³ से लेकर
n क्यूब का अगर आप सम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है। उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था ना हमने, कितना निकाला था, n इंटू एन प्लस वन बट्टे दो, बस इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये वाला और पहला वाला तो आप याद कर सकते हैं, ये वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है याद करने में, बस इतना तक ही रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये रूल हो गया। इसके अलावा जो मैंने आपको n ऑड नंबर का बताया, n इवन नंबर का बताया, और जितने भी n नेचुरल नंबर है उनका सम बताया, और जो घन का योग है ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। तो घन का योग तो क्या हो जाएगा भाई, जो आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है जो आता है टोटल, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं और आपको इसका सॉल्यूशन भी करना है। आप मेरे संग जब भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए, आप इसको निकालने का योग निकालना है, का योग, और फिर उसके बाद आपने निकालना है औसत। ठीक है, तो सीधे प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, तो पहले आप प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है n इंटू एन प्लस वन बट्टे दो। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 50 प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, और प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालने की बात आएगी तो वो एक्चुअली किसके बराबर होगा दोस्तों, वो होगा कि भाई आपने इनका योग निकालना है बट्टे संख्या। शॉर्ट में लिख देते हैं फॉर्मूला, है ना। तो योग मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 50 बट्टे कितनी संख्या है दोस्तों, 50। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आप में रख दीजिए। फॉर्मूले में यहां भी हमने निकाला है 50 गुणा 50 प्लस 1 यानी कि 51 बट्टे, नीचे चला जाएगा 2 और गुणा में कितना है, 50 है, तो 50 से 50 कट जाएगा, तो 51 बट्टे 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 25.5। ठीक है, आप यहां से डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए कि आपको अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी दोस्तों याद कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको प्रथम n संख्याओं का योग पता है, n इंटू एन प्लस वन बट्टे दो होता है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल n संख्याएं कितनी है, n है, ये कट जाएगा, तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, n प्लस वन बट्टे दो। तो आप सीधे ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 प्लस 1 बट्टे 2 यानी कि 51 बट्टे 2 यानी कि 25.5। ऐसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हमें देखना है, क्वेश्चन है अगला कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 60 तक की सभी ऑड नंबर का औसत। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर 60 संख्याएं नहीं है, 60 तक की है। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों पहले ये देखना पड़ेगा कि 60 तक कितनी विषम संख्या आएंगी, जैसे कि 1 2 सॉरी 2 नहीं, मतलब कि 1 मिनट, 1 3 5, ठीक है, इसके अलावा 7, ठीक, और 60 तक जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 59 होगी। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने नंबर होंगे, पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि 60 है तो 30 होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ रूल से आप कैसे करेंगे। भाई आपको निकालना है कि n कितनी संख्याएं हैं। तो आपको दोस्तों पता है कि इसमें पहला अंक कितना है, 1, और अंतिम अंक कितना है, 59, जो कि विषम है। तो भाई आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो tn यानी कि अंतिम अंक यानी कि 59 बराबर पहला अंक, पहला है 1 प्लस n माइनस वन इंटू इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 का है। अब ये यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 59 में से 1 माइनस कर देंगे, n माइनस वन गुणा हो जाएगा 2, तो ये 58 के बराबर हो जाएगा, n माइनस वन
गुणा 2। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो अगर आप इसको आधा कर देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 नमा 18 होता है, n माइनस 1। अब ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 30 इसका आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो 30 प्रथम ऑड नंबर हैं उनका आपको औसत निकालना है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था, ठीक, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, है ना, ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो प्रथम 30 संख्याओं का, 30 ऑड नंबर का औसत, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रथम n संख्याएं हैं इनका औसत कितना होता है दोस्तों? वो होता है n स्क्वायर के बराबर, मतलब कि इनका सम, औसत नहीं, मतलब इनका सम। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई n स्क्वायर बट्टे n। ठीक है, ये n स्क्वायर बट्टे मतलब कि कुल कितनी संख्याएं। ठीक, तो आप यहां पर से भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई n स्क्वायर बट्टे n, यानी कि n आ जाना चाहिए, यानी कि 30 का स्क्वायर बट्टे 30। तो 30 का स्क्वायर बटे 30 क्या हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जब भी आपसे पहली जितनी संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाए वो उतने के ही बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि कोई n संख्याओं का औसत निकालो जो कि ऑड नंबर है, तो पहली n ऑड संख्याओं का या फिर विषम संख्याओं का औसत n के बराबर ही होता है, क्योंकि उनका जो सम है वो n स्क्वायर होता है, बट्टे क्या कर देंगे? n कर देंगे, तो n से n कट जाएगा, तो n के बराबर ही होता है। यहां से आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उसका पढ़ा ना कि भाई n+1 बट्टे 2, है ना, तो भाई n+1 बटे 2 जैसे हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा सम संख्याओं का, तो पहली विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का औसत n के बराबर होता है, और पहली n सम संख्याओं का औसत n+1 बटे 2 के बराबर होता है। यहां से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो दोस्तों जो कि एसएससी परीक्षा में आए हुए हैं, उनको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको तो थोड़ा एवरेज का आइडिया आ जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? धन पूर्णांक का औसत। ठीक है, तो प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब सिंपल सी बात आ रही है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा दोस्तों? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये होता है n+1 बट्टे 2। कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये जाएगा 100 + 1 बट्टे 2। ठीक है, यानी कि 101 बट्टे 2, तो 2 पंजे हो जाता है 10, तो 50.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत, समप्राकृत संख्या। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो समप्राकृत संख्याएं जो प्रथम 10 होती हैं, आपको नंबर दे रखा है और उनका औसत निकालना है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो समप्राकृत संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ऐसी आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। इनका दोस्तों अभी मैंने आपको सम निकाल कर बताया था, इनका सम आया था n गुणा n+1, है ना। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है, तो औसत कितना हो जाएगा? बट्टे n। ठीक है, तो यानी कि n से n कट जाएगा, तो यानी कि इनका औसत क्या आना चाहिए भाई? n+1 के बराबर आना चाहिए। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 के बराबर। अभी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका सम होता है n × n+1 के बराबर, है ना। तो भाई उनका औसत क्या हो जाएगा? n × n+1 बट्टे n, यानी कि भाई सिंपली बात है, n की जगह पर आप 10 रख देंगे, तो 10 + 1 यानी कि 11 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि तीन के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? प्रथम 5 गुणज का औसत। भाई 3 के प्रथम 5 गुणज बताइए क्या क्या होंगे? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, है ना। अब आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कितना डिफरेंस है, 3 3 3 3। और जब मैंने आपको ऐसा बताया था, तो जब आपके सामने ऐसी क्रमागत संख्याएं आती हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो मिडिल वाला नंबर ही क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा अपने समय को वेस्ट करेंगे। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 करेंगे, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर आप इसका सम देखें तो 45/5 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 नमा होता है 45। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि ऑलरेडी बैंक पीओ परीक्षा में आ चुका है। देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर संख्या के वर्गों का औसत। देखिए अच्छा प्रश्न है। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। पहले आप देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का आप सम निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर, है ना। और बट्टे आपको क्या करना है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि आपने फिर क्या कर देना है? बट्टे 10 कर देना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके n स्क्वायर की वैल्यू होती है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बट्टे 6। ठीक हो गया। अब अगर आपको दोस्तों इसका औसत निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसको आपने n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हम डायरेक्टली बना सकते हैं, बट्टे क्या कर देंगे? n कर देंगे। तो n से n कट जाएगा, यानी कि n+1 2n+1 बट्टे 6। ठीक हो गया। तो ये सीधा सीधा आपका औसत का फॉर्मूला आ गया। तो आप यहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो आप इसका फॉर्मूला सीधे याद रखेंगे, n+1 2n+1 बट्टे 6, यानी कि आप n की जगह पे 10 रख दीजिए। ठीक है, तो 10 + 1 और 2 गुणा 10 + 1 बट्टे 6। तो 10 और 1 होता है 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 होता है 21 बट्टे 6। ठीक है, 11 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1, 2 + 1 कितना होता है? 3, तो 231 बट्टे हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते हो जाता है 21। ठीक है, तो 77/2। ठीक है भाई, 77/2, यानी कि अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 38.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद में कल आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको औसत के कई सारे प्रश्न बताऊंगा। देखिए आपको दिया हुआ है, यदि 25A + 25B बराबर है 115, ठीक, तो आपको A एंड B का औसत एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज क्या होगा ये प्रश्न है। ठीक, और ये बैंक पीओ परीक्षा में आ चुका है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ए और बी का एवरेज कितना होता है दोस्तों? ये होता है A + B/2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कि भाई अगर मैं 25 इसमें से कॉमन ले लूँ, क्योंकि वितरण का नियम आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 115। ठीक है, तो A धन B बराबर हो जाएगा 115/25। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 पंजे होता है 25
5 दूनी हो जाता है 10, 5 तियां हो जाता है 15, यानी कि 23/5 तो आपका हो जाएगा क्या, a प्लस बी। अब आपको एवरेज निकालना है तो a प्लस बी बट्टे 2 करना पड़ेगा, यानी कि 23/5/2, यानी कि वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी हो जाता है 10, तो ये आ जाएगा भाई 2.3। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो 2.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के प्रश्न और आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आई होप। कल हम इस टॉपिक पर आधारित और भी प्रश्न आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।